अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और जफर हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, जो सियालकोट में कल सानिया पेश आया उसकी बाज़गश्त आज भी सुनाई दे रही है और ज़्यादा ज़ोर से सुनाई दे रही है। मुख्तलिफ जानिब से, मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मजम्मत का भी सिलसिला है और इंसाफ का मुतालबा भी। प्राइम मिनिस्टर साहब की खुद भी बात हुई है श्रीलंकन सदर से और इसके साथ साथ उन्हें भी यकीन दिलाया है कि जनाब हम बिल्कुल मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। उनकी जानिब से भी तशवीश और हैरत का इजहार किया गया इस वाक़े पर। और इसके साथ साथ जो उनकी अहलियाँ हैं उनका भी स्टेटमेंट आया है और उनके भाई का भी स्टेटमेंट आया, जो कि ये बता रहे थे कि वो तो हमेशा पाकिस्तान की तारीफ़ करते थे और यहाँ पर अमन के हवाले से, लोगों के हवाले से हमेशा उन्होंने कभी शिकायत नहीं की बल्कि हमेशा तारीफ़ ही की। बहरहाल अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया, इसकी मज़ीद तफसीलात भी अब सामने आ रही हैं जो कि और भी ज़्यादा दिल को दहला रही हैं और ज़्यादा परेशान कर देने वाली हैं कि किस तरह से एक मासूम शख्स को ना सिर्फ ये कि उस पर इल्ज़ाम लगाया गया, और अगर इल्ज़ाम लगाया गया था बग़ैर तहकीक के किस तरह से उसे ज़दोकोब किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाकर ज़िंदगी का खात्मा कर दिया गया। बहरहाल अब इससे थोड़ा आगे अब सोचना है कि करना क्या है। फवाद चौधरी साहब का आज स्टेटमेंट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नज़र से गुजरा, जिन्होंने ये ट्वीट की कि कल से सोच रहा था कि सियालकोट वाक़े पर क्या लिखूं, लफ्ज़ तो बेअमल हो गए हैं। ऐसे वाक़यात सिर्फ 48 घंटे हमें तकलीफ देते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है और तब तक एहसास दफन रहता है जब तक कि अगला वाक़या ना हो जाए। और साथ ही साथ जो इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट एक इंडिकेशन की वो ये कि हमने माशरे में टाइम बम लगा दिए हैं, इन बमों को नाकारा ना किया तो वो फटेंगे ही, और क्या करेंगे। वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है, बहुत तवज्जो चाहिए, बहुत तवज्जो। फवाद चौधरी साहब का इशारा किन टाइम बॉम्ब्स की तरफ है और उन्हें डिफ्यूज़ आखिर क्यों कर कैसे किया जा सकता है। उलमाए कराम का इस सारे मामले में क्या किरदार होना चाहिए और क्या किरदार है, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और हुकूमती सतह पर और माशरती पहलू के हवाले से हमने कल भी बात की, उसी बात को थोड़ा आगे भी बढ़ाएंगे। आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। मेरा साहब, फवाद चौधरी साहब की बात का आगाज़ आज करना चाहूँगी क्योंकि जो इसका हमने ओवरऑल एक पहलू था उस पर कल भी बात की। किन टाइम बॉम्ब्स की तरफ चौधरी साहब का इशारा है और कैसे उन्हें डिफ्यूज़ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, बात यह है कि ये तो चौधरी साहब ही ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि किन टाइम बॉम्ब्स की बात वो कर रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक वो यही बात कर रहे हैं कि जो हमने बहसीयत कौम ऐसे काम किए हैं कि जिनसे हम कौम लगते नहीं, ना जाने क्यों ये कहते हुए, हालांकि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन हम कौम की बजाय एक हजूम बनते जा रहे हैं। जब जत्थे बन के और हम खुद ही ये फैसला कर लें कि हमने खुद ही अपने हाथ से एक मुकदमा कायम करना, फिर उसी मुकदमे का फैसला करना और वहीं मौके पे सज़ा सुना देनी, तो फिर मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा किसी भी माशरे में पस्ती हो नहीं सकती। फवाद चौधरी साहब मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तवज्जो उन्हीं के करने वाली है, हुकूमत की। हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो करे और इस सिलसिले में दो चीज़ें मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पे बड़ी अहम है। एक कानून की बालादस्ती और दूसरी तालीम। देखें, ये जो हजूम था, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अक्सरियत इसमें ऐसी होगी, आप सर्वे करवा के देख लें, 125 के करीब लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। आप उनसे चलें, पुलिस वाले तो अगर तफ्तीश करें तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से अक्सरियत वो होगी जिन्होंने कभी नमाज पढ़ी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें नमाज आती भी नहीं होगी, लेकिन इस्लाम के नाम पे या दीन के नाम पे या मज़हब के नाम पे उन्होंने जिस तरह से उस शख्स को निशाना बनाया, वो किसी तौर भी किसी भी मुअज़्ज़म माशरे में काबिल कबूल नहीं है। जहाँ तक मज़हब की, इस्लाम की या हमारी शख्सियात की बात है, तो उन पे तो हमारा ईमान का हिस्सा है कि हम क्या, हमारी जानें क्या, हमारा माल क्या, हमारे माँ बाप, हमारी औलादें तक उस पर कुर्बान, उस पर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इस्लाम इस बारे में हुक्म क्या देता है, कुरान पाक कहता क्या है। देखिए, सूरत मायदा कुरान पाक में, उसकी अगर आयत नंबर 32 देखें तो वो क्या है। अल्लाह ताला कहता है कि जिस किसी शख्स ने को बग़ैर कसास के या ज़मीन में फसाद फैलाने की सज़ा के बग़ैर किसी वजह के नाहक कत्ल कर दिया, तो गोया उसने मुआशरे के तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। यानी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का
मुसलमान का वर्ड भी नहीं है बल्कि इंसान का वर्ड है। मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें मुसलमान का या मोमिन का या काफिर का तो जिक्र ही नहीं है, इंसान का जिक्र। इसी तरह से अगर आप हदीस की बात करें तो हदीस भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने गैर मुस्लिम शहरी को कत्ल किया तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा, हालांकि जन्नत की खुशबू 40 बरस की मुसाफत तक महसूस होती है। यानी बगैर किसी वजह के आप गैर मुस्लिम को कत्ल नहीं कर सकते। अब मामला ये है कि यहाँ पे जो अभी तक की रिपोर्ट आई है, पुलिस ने जो इनिशियल इंक्वायरी की है उसके मुताबिक मामला ये हुआ कि वहाँ पे उन्होंने रंग रोगन करना था, वाइट वॉश करना था, और उसके लिए उस मैनेजर ने कहा कि आप ये जो पोस्टर लगे हुए हैं लगा दें, उतार दें और फिर करें, और उसके बाद शायद एक पोस्टर उसने खुद भी वहाँ से हटा दिया। अब जिन लोगों का उसके साथ मसला चल रहा था उन्होंने उसे इशू बना के उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया, किस तरह से लेबर को इश्तियाल दिलाया, लोगों को इश्तियाल दिलाया, और ये सारा मामला हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे हिलाली साहब खास तौर पे उस बंदे का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा जो मुझे उस पूरे हजूम में एक मुसलमान नज़र आया, एक वो शख्स नज़र आया जिसने वाकई ही मुसलमान होने का, अपने ईमान पे होने का सबूत दिया अमली तौर पे, और वो उसी फैक्ट्री के प्रोडक्शन मैनेजर मलिक अदनान थे। पूरे हजूम में वो एक अकेला आदमी था जो बचाने की कोशिश उसको बचाने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि हम जब इस वाक़े की बात करते हैं तो हमें मलिक अदनान जैसे मुस्बत किरदार वाले लोगों की तारीफ भी करनी चाहिए। इस पे और भी हम बात करते हैं इमरान साहब, और जिस वाक़े की तरफ आप इशारा कर रहे हैं इसका अभी आप मनाजिर भी ये हम नाजरीन को दिखा रहे हैं, हाथ भी जोड़े थे वो हुजूम के आगे कि प्लीज़ अगर आप लोगों को इस पे कोई शक है, कुछ मसला है तो पुलिस के हवाले कर देते हैं, लेकिन जान से ना इसे मारें। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट जो कि चौधरी फवाद साहब ने उठाया, हिलाल साहब मैं आपका भी इस पे कमेंट लेना चाहूँगी। वो कहते हैं टाइम बॉम्ब है जो हमने यहाँ पर माशरे में छोड़ दिए हैं और इनको डिफ्यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है। किसकी तरफ इशारा है? क्या वाकई हमारे यहाँ जत्थे इतने मजबूत हो गए हैं कि रियासत से टक्कर लेते हैं और इसी वजह से अब हम देख रहे हैं कि हमारी रियासत के इदारे पीछे खड़े हैं? मेरे ख्याल में ये टाइम बॉम्ब से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। देखिए, टाइम बॉम्ब वो होता है जिसको आप एक स्विच दबाते हैं और 10 मिनट में 5 मिनट में एक्सप्लोड होता है। मैं समझता हूँ ये बॉम्ब जो है इसका स्विच दब गया है। अब हमें ये नहीं पता है कि कितना देर टाइम सेट कितने देर पे हुआ है, 5 मिनट है या 5 घंटे हैं, मगर वो स्विच दबा दिया है जो भी है, जो दहशतगर्दी होगा जो एक्सप्लोड करना चाहता है। देखिए, आपने देखा होगा कि एक लड़का आके तकरीर करता था, उसकी इंटरव्यू भी आई है आई मीन उस वक्त, और आप देखें ये कितने वेल ऑर्गेनाइज थे, इनके नारे एक थे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये डिसऑर्गेनाइज्ड इमोशनल ये नहीं है, ये ऐसा लग रहा था कि टोटली प्लान्ड है। उनको पता था कि नारे कब लगाने, और उसने एक हदीस को भी कोट किया कि सर कलम करना चाहिए बदन से। तो देखिए, ये सब चीज़ें इनको सिखाया गया है। ये नहीं है कि वो जाके लाइब्रेरी में खुद पढ़े हैं, इनको ये चीज़ सिखाया गया है। कौन सिखाया है, कब सीखे हैं, पता तो करें। और ये है टाइम बॉम्ब। और जैसे मैंने कहा, इट्स टू लेट। हमारी कसूर है, हमारा कसूर है। हमारे बच्चे जो हैं इनके उम्र पे हम इनको प्राइवेट स्कूल्स में भेजते रहें, हम इन पे पैसे खर्चते रहें, हमें इनको परवाह नहीं था कि हमारे जो गरीब हैं वो किधर स्कूल जाते हैं और वो क्या पढ़ते हैं। हमने सोचा कि भाई ये ऐसे ही रहेंगे हर वक्त, मगर अब ये दे आर ए डेंजर। अब पता चल गया है कि इनके बड़ा ज़रूरी था कि हम इनको फॉलो करें और देखें इनकी क्या ट्रेनिंग है। अब आपको हम भुगत रहे हैं और भुगतना पड़ेगा। यस, आई एम सॉरी। लेकिन अब एक ही चीज हो सकता है कि जी 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 आप बताएं। मैं ये कह रही थी कि फिर इस सिलसिले में यहाँ पर ये भी तो एक क्वेश्चन है ना कि फिर उलमाए कराम का आखिर क्या किरदार है? सबको इस मामले पर एक यकजा होकर एक मुत्तफिका तौर पर स्टेटमेंट देना चाहिए, एक नैरेटिव कौम का बिल्ड करना चाहिए। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कुछ उलमा की तरफ से बिल्कुल कंडेम भी किया गया इसको, लेकिन कुछ जानिब से बिल्कुल खामोशी भी है। तो ये तो बड़ा ज़रूरी है ना कि एक इस मामले में हमारा एक जैसा एक रवैया, एक बयानिया तो बनाएं, एक नैरेटिव तो बनाएं हम कौम का। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो खामोश क्यों है?
इसलिए कि वो समझते हैं कि इन लोग जो किया है अपने मज़हब को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। बेशक इमोशनल थे, बेशक एक्सट्रीम मौके इस पे आ गए, मगर इनका जो मोटिवेशन था वो प्रोटेक्शन, अपने इस्लाम को की इज्जत थी। तो देखिए, कहने की बात ये है, हम तकसीम हो गए हैं इस मुल्क में, ये बात कर रहा है फवाद चौधरी। अब एक ही चीज हो सकता है कि इनको बताएं कि कानून एक ही चीज है जो हमें इकट्ठा रख रहा है, वो है कानून। अब ये कानून को आप कानून पे अमल करें। कानून क्या कहता है? सही। इसलिए वो प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका ने लिखा है, कानून हमें इंसाफ दो। वो औरत, इसकी वाइफ ने कहा है, हमें इंसाफ दो। अब पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में इस किस्म के कत्ल का इंसाफ क्या होता है। ये बहुत बड़ी बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वादा किया है इंसाफ। बिल्कुल। अब क्या होता है बिल्कुल, और मैं आपको बता रहा हूं, पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इसी वजह से अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जब हम भारत में जो मुजालिम होते हैं मुसलमानों पर, उनको उजागर करते हैं, बात करते हैं, तो इस तरह का कोई वाकया हो जाए तो जाहिर सी बात है वो भी, उनको भी मौका मिल जाता है बात करने का। लेकिन इमरान साहब, इस सिलसिले में जो मैं हिलाली साहब से क्वेश्चन करती, आप हमेशा इस चीज़ को एडमायर भी करते हैं कि बहुत सारे उलमाए कराम इस चीज़ में अपना किरदार अदा करते हैं। क्या किरदार होना चाहिए, और जिस तहरीक के यहाँ पर नारे लगे हैं, क्या उनको आके अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं करना चाहिए इस वाक़े से? समीना, बात यह है कि पहली बात तो ये कि उनकी तरफ से तरदीद आ गई है उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जिनके नारे लगाए गए हैं मुबैना तौर पे। लेकिन मैं आपसे जो अर्ज़ करूं, जो मैं जिस तालीम की बात कर रहा था ना पहले, वो क्या है, लोगों को, हिलाली साहब जिस हदीस की बात कर रहे थे ना, मैं फिर ये कहूँगा कि असल चीज़ तो ये है कि हदीस का या कुरान पाक का मफ़हूम लोगों को समझाना कि असल में है क्या। हमारे यहाँ अलमिया ये, मैं आपसे फिर कहता हूँ कि अगर आप चेक करवा लें वहाँ पे, तो ये जितना मॉब इकट्ठा था उसमें बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो मुसलमान ही नहीं होंगे, जो दूसरे मज़हब के होंगे। तो ये एक मेंटेलिटी हमारी ऐसी बन गई है कि हम लोग ये मॉब जो है ना, मॉब जस्टिस या स्ट्रीट जस्टिस, उसको अल्लाह रहम करे, हम उसको ये देखें इंजॉय करते हैं। जिस तरह से लोग वहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं, जिस तरह से लोग वहाँ पे सेल्फियाँ बना रहे हैं, क्या किसी महज़ब माशरे में इसका तसव्वुर किया जा सकता है? मुझे तो डर ये लगता है कि अगर अब भी रियासत ने अमलन कुछ ना किया तो ये चीजें आप देखेंगे को पहला वाक़या नहीं है। रियासत जब कुछ करने लगती है तो फिर भी सब कहते हैं कि जनाब नहीं 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 नहीं, खून खराबा हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, ठीक किया, अच्छा किया, मुआहदा कर लिया, जत्थों से ना लड़ें। भाई, कहीं जब रियासत किसी को अपनी रिट दिखाएगी तो कोई लोगों में खौफ पैदा होगा ना। लोग तो ये देख रहे हैं कि भाई जिसका दिल करता है वो उठ के जो मर्जी कर लेता है, क्या बिगाड़ा रियासत में? समीना, बात ये है कि हम हर वक्त, उस वक्त भी, अब यहाँ बैठ के इस प्लेटफॉर्म पे यही बात करते थे और आज भी यही बात कर रहे हैं कि कानून की बालादस्ती को कायम करना रियासत की ही जिम्मेदारी है, और अगर रियासत नहीं करेगी तो फिर रियासत उसको भुगतेगी। अब ये देखिए, हिलाली साहब जो फरमा रहे थे ना कि पूरी दुनिया की नज़रें हम पे हैं, तो बिल्कुल हैं, लेकिन आप ये बताएं कि अगर अब भी कानून की बालादस्ती हम कायम नहीं करेंगे, अगर हम मुजरिमों को सज़ा नहीं देंगे, तो पूरी दुनिया में आपके हवाले से क्या कहा जाएगा? और फिर मैं कहता हूँ दुनिया को छोड़ दें, अगर आप यहाँ पे सज़ा दे देंगे तो आइंदा शायद कोई और ऐसा जुर्म करते वक्त 10 दफ़ा सोचेगा। उसे पता होगा कि अगर हमने ऐसा कोई काम किया तो हमें सज़ा मिलेगी। ये सज़ा का जो तसव्वुर है वो भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। हिलाली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपकी तरफ आती हूँ। इस वक्त हमें मजहबी स्कॉलर, मारूफ मजहबी स्कॉलर रागिब नईमी साइन किया है, तो मैं चाह रही हूँ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर आए, क्योंकि हम आज खास तौर पर इस हवाले से भी बात कर रहे हैं कि आखिर उलमाए कराम का क्या किरदार है। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले आपसे ये जानना मैं चाहती हूँ कि इस मामले पर बार बार हम देखते हैं कि वाक़यात रूनुमा होते हैं और बड़े सेंसिटिव मामला है, तो लोग खुलकर बात भी नहीं कर पा रहे होते हैं। आप जाहिर है कि साहिबे राय हैं, साहिबे इल्म हैं, ज़रा इस चीज़ को वाज़े कीजिए कि आखिर तौहीने मज़हब का फ़ैसला करना काम है किसका? क्या कोई भी शख्स अपने तौर पर ये फ़ैसला कर ले कि जी किसी ने तौहीने मज़हब किया और उसको फ़ैसला सुना दी? आखिर किसकी जिम्मेदारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम सवाल है आपका कि तौहीने मज़हब का फ़ैसला करने का इख्तियार किसको है, और क्या फ़र्द वाहिद अपनी दानिश के मुताबिक इसका फ़ैसला सुना सकता है या नहीं।
पहले मैं दूसरा सवाल का जवाब दे दूं। किसी भी फर्द वाहिद को किसी भी किस्म का कोई हक हासिल नहीं है कि वो इस तरह के हसास मामलात के ऊपर अपनी राय का इजहार करे और राय के इजहार के बाद खुद से अदालत लगाए, फैसला करे, उसके बाद फिर सजा देना शुरू करते हैं। बुनियादी तौर पे तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत टेक्निकल मामला है जिसे जय्यद उलमाए कराम ही समझ पाते हैं और उसकी गहराई से आगाह हैं कि किस गहराई में जाके तौहीन शुरू होती है और कहाँ पर जाके नहीं होती है, किन अल्फाज के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की तहकीर मुराद ली जा रही है और ली जाती है और किन से नहीं ली जाएगी। तो बुनियादी तौर पे उलमाए कराम का पैनल, आप बड़े जय्यद मुफ्तियान कराम पर मुश्तमिल कोई भी पैनल तैयार कर लीजिए तो वो इस बात का फैसला इब्तदाई तौर पे करेगा। जिस तरह मुख्तलिफ अदालतों में उलमा बतौर मुशीर बुलाए जाते हैं, इसी तरीके से इस तरह के केसेस के अंदर भी उलमा बतौर मुशीर बुलाए जाएं और उनसे इस बारे में वजाहत ली जाए कि ये तौहीन के जुमरे में अल्फाज आते या वाकया या अमल आता है या नहीं आता। और फिर जब ये मामला हो जाए तो इसके बाद फिर सजा सुनाने का, सजा देने का जो इख्तियार है वो अदालत को है और किसी भी किस्म का इन मामलात के अंदर फैसला अदालत के अलावा नहीं होना चाहिए। जब रूल ऑफ लॉ भी मौजूद है तो फिर उसके मुताबिक ही कैटेगोरिकली इन मामलात के बारे में फैसला किया जाना चाहिए। और अगर अदालत समझे कि अक्यूज मुजरिम है तो फिर उसे कानून के मुताबिक सजा दी जाए और फिर इंतजामिया उस सजा की इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदार। अच्छा, ये भी रागिब साहब, इमरान यकूब अर्ज कर रहा हूँ, आप क्योंकि खुद भी दहशतगर्दी का एक शिकार हो चुके हैं, आपकी फैमिली ने, आपके इदारे ने वो भुगता भी है, आप क्या समझते हैं कि ये जो इस तरह के वाक़यात हैं इसको रोका किस तरह से जा सकता है और ख़ास तौर पे मजहबी जो इदारे हैं, हमारे मदारिस हैं, वो इसमें क्या रोल अदा कर सकते हैं? अगेन बहुत अहम सवाल कि इस तरह के मामला को रोका कैसे जाए। सबसे पहले लोगों में ये जो बात ग्लोरीफाई हो चुकी है कि जो भी इस तरह के मुल्जिम के साथ सलूक करता है बाद में उसके साथ बड़ा अच्छा सलूक होता है, उसको हार पहनाए जाते हैं और उसको फूलों की सेज पे सजाया जाता है। इन तमाम चीज़ों को हमें मुआशरे से कंडेम करते हुए निकालना पड़ेगा कि किसी भी की तरह दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाने वाला मुल्जिम और मुजरिम है और उसे किसी भी किस्म की कोई भी सेफ पैसेज नहीं मिलना चाहिए। अगर वाकयातन उसने ऐसे फर्द के साथ कोई मामला किया है जहां पर वो वाकयातन तौहीन का मुर्तकिब हुआ तो फिर भी कानून अपने हाथ में लेने के हवाले से उसको तदीबी सजा लाजमी तौर पे दी जानी चाहिए, वरना पूरे मुल्क के अंदर अनारकी फैल जाएगी और जिसको हम देख भी रहे हैं। दूसरी बात ये बड़ी अहम है कि लोग ये वाकयात इसलिए भी कर लेते हैं कि मजमे की सूरत में फोकस करना मुश्किल हो जाता है कि किसने जुर्म किया, और इस तरह एक थ्रिल है जो कि लोगों खासतौर पर नौजवानों में पाई जाती है। इस तरह के मामलात में वो अपने गुस्से का इजहार करना चाहते हैं तो ये मौका होता है उनके पास अपने गुस्से के इजहार का। और तीसरी बड़ी अहम चीज़ है कि जो लैंड ऑफ लॉ है, हम में से कितने लोगों को और ख़ास तौर पे रिमोट एरिया में रहने वाले लोगों को लैंड ऑफ लॉ के बारे में पता है, और जो गलत मजहब की ताबीर मुसलसल की जा रही है, मैं ये समझता हूँ इसने भी आम लोगों के जहनों में मजहब के बारे में हसासियत की बुनियाद पे इतनी ज्यादा पोलराइजेशन कर दी है कि जिसका नतीजा इसी ही किस्म के वाकयात की सूरत में हम आइंदा भी देख रहे हैं। तो हमें मजहबी हसासियत के मामलात के ऊपर सिर्फ उन्हीं उलमाए कराम को आगे लाना चाहिए, सुनना चाहिए जो बाकायदा तौर पे आलिम की सनद भी रखते हों और इल्म के उस गहराई से आगाह भी हों जिसको आगे लोगों तक डिलीवर करना है। लेकिन इसमें तो बड़ा लंबा मामला है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि जाहिर है कि इन्फ्लुएंस तो हर गली मोहल्ले के मौलवी का भी है और हर एक की जांच पड़ताल कैसे होनी चाहिए, ये एक अहम सवाल हो सकता है। लेकिन मैं आपकी तरफ दोबारा भी आती हूँ, उलामा साहब आप साथ रहिएगा। हिलाली साहब से मैं ये ज़रूर बात जानना चाहूँगी क्योंकि सब इस बात पर मुत्तफिक हैं और हिलाली साहब जोर दे रहे हैं कि जनाब रियासत जब अपनी रिट कायम करती है, जब लॉ अपना जो है वो इन्फोर्समेंट उसकी होती है, तो जाहिर है कि लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती। तो हिलाली साहब फिर मेरा सवाल
वो आ जाता है कि जनाब जब रियासत इन मामलात में कोई सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहती है तो फिर हम में से ही बहुत सारे लोग इस बात को भी तो सपोर्ट नहीं कर रहे होते ना। फिर हम लोग कह रहे होते हैं कि नहीं मसलहत से काम लिया जाए। तो फिर ये हमें कब कैसे डिसाइड करना होगा, कैसे इस पर हमारा कोई एक सिंगल नैरेटिव बिल्ड होगा? आप पूछ रहे हैं कैसे हम वो चीज़ कर सकते हैं जो अब तक हमने किया नहीं है, और कितने कन्विक्शंस हुए हैं आपको पता है? 0। अब आपका सवाल का जवाब मेरे ख्याल में आपको मिल गया है। ये काफी नहीं है कि हम आके टीवी पे ये कहें। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि रियासत के इदारे अपने काम नहीं कर रहे, इसीलिए कोई मुल्जिम अपने अंजाम को नहीं पहुंचा। अलामा साहब, आपके नज़दीक फिर इसका हल क्या है? एक तो जाहिर है कि इस बात पे कंसेंसस है सबका कि रियासत के इदारों को अपना काम करना है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो गली मोहल्ले की सतह पर हर मौलवी, हर जो बहुत सारे लोग बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, हम सबको एक उसमें नहीं तोल रहे, लेकिन बहुत सारे लोग जो कम इल्मी की बुनियाद पर मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं, इंतशार का बाइस होते हैं, उनको कैसे रोका जाए, उन तक कैसे पहुंचा जाए? देखिए, अभी तक मसाजिद का सेक्टर ऐसा है जहाँ पे किसी भी किस्म की कोई कानून साजी नहीं है। मैं बहुत कैटेगोरिकली इस बात को बयान भी करता हूँ कि मसाजिद की कैटेगरी होनी चाहिए, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, और दोनों के लिए एक मिनिमम एजुकेशन का कानून होना चाहिए जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा हो, और ख़ास तौर पे उस कमेटी के ऊपर जिन्होंने हायर करना है एक आलिम को अपनी मस्जिद में बतौर इमाम खतीब। उस इमाम खतीब की अगर एक मिनिमम एजुकेशन आइडेंटिफाई कर दी जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीज़ें हमें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, और ख़ास तौर पे ये दीनी और दुनियावी दोनों तालीमों पर मुश्तमिल हमें उलमा आज के दौर में दरकार हैं, जो कि मगरिब को भी समझते हों और उसके साथ साथ दीनी मामला पर भी अबूर रखते हों। मुझे नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक हमारी मसाजिद के अंदर 80% उलमाए कराम जो वहाँ पे खिदमत से अंजाम दे रहे हैं वो दीनी तालीम में भी इवन अंडर ग्रेजुएट हैं। ये सरासर कमेटी जो उस मस्जिद को रन कर रही है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी मस्जिद में अच्छे आलिम का तकर्रुर करे, और अच्छे आलिम के तकर्रुर करने के नतीजे में यकीनी तौर पे मस्जिद की एक्टिविटी में भी बहुत ज्यादा इजाफा होगा, और हम बिल्कुल सही। और ये जाहिर है कि लामा साहब ना ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं। समीना देखिए, हमने किसी गली मोहल्ले में एक छोटा सा स्कूल भी बनाना होता है ना 4 कमरों पे, तो उसके लिए भी कई एनओसी लेना पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मस्जिद जो है उसके लिए कोई इस तरह से है नहीं। मुझे ये लामा साहब ने जो बात की है, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप नया इदारा को ना भी बताएं तो कम से कम वफाकी मुदारिस है जो, या इस तरह के जो इनके मुस्तनद इदारे हैं, उनके जो क्वालिफाइड लोग हों, सिर्फ उनको ही मसाजिद में इमाम या खतीब जब आप मुकर्रर करने की शर्त लगा देंगे, जब कानून साजी ऐसी कर देंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। दूसरी एक बात जो इलाली साहब अभी फरमा रहे थे कि लोगों को सजा नहीं होती, तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि लोग गवाही नहीं देते, आगे उनके खिलाफ कोई गवाह पेश ही नहीं होता। अगर पहले तो लोग मुलजिम पकड़े नहीं जाते, अगर पकड़े जाते हैं तो कोई गवाही देने नहीं आता। हालांकि इस्लाम हमें ये हुक्म देता है कि गवाही को मत छुपाओ, जो इसको छुपाएगा उसका दिल यकीनन गुनाहगार है। मामला ये है कि हमें ये भी देखना है कि हमारा जो अदालती निज़ाम है उसमें भी जो सिकम हैं उनको भी दूर करना चाहिए। अलामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक शॉर्ट सा कमेंट हिलारी साहब मैं आपसे जरूर इस हवाले से लेना चाहूंगी, फिर ब्रेक की तरफ जाएं। आप समझते हैं कि श्रीलंका जो कि हमारा एक बहुत दोस्त मुल्क है और अच्छे उसके साथ हमारे ताल्लुकात रहे हैं हमेशा, अब उनके लोग भी हमारी तरफ देख रहे हैं, कोई ताल्लुकात हमारे मुतासर हो सकते हैं अगर इस वाक़े को सद्देबाब ना किया गया, इसको कैफरे किरदार तक ना मुल्ज़िमान को पहुँचाया गया? जो भी आप करें मुतासर हो गए हैं, जैसे भी आप कहें, वैसे उधर भी बुद्धिस्ट और मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई होती रहती है। और अब जो ये हुआ है, या ये बुद्धिस्ट था या हिंदू था, मेरे ख्याल में बुद्धिस्ट ही था, तो अब इससे और भी बढ़ेगा। और बड़ी अफसोस की बात है, अब बड़ा मुश्किल है हमें कहना उठ के कि हिंदुस्तान में जो हो रहा है मुसलमानों के साथ, जो हिंदू और मुडी कर रहा है, वो गलत है। और ऐसे वाकयात ही फिर शायद इस्लामोफोबिया का भी बाइस बनते हैं। जाहिर है कि आप एक चीज को अपनी क्या फेस शो कर रहे हैं। असल बात ये है, जी लाली साहब, आई थिंक कि हमें
हमें समझना चाहिए कि अब ये जो कह रहे हैं ना इमरान याकूब के ये नहीं है, गवाह नहीं है, और जिधर से लोग आते नहीं है गवाह नहीं देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 28 किलोमीटर के फासले से जिस मदरसे से लोग आते हैं और बकौल हज़ारा शिया उनको कत्ल करते हैं, वो सब लोग जानते हैं। वो कत्ल करके किधर जाते हैं वापस, वो भी लोग जानते हैं। हर चीज जानते हैं, मगर जज भी है, वो भी एक इंसान है। बिल्कुल सही है, वो तो भी डरता है। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है आपकी बात है साहब कि अपनी जगह सुकम भी है, ठीक है, वो भी बात सही है अपनी जगह। जाहिर है अदालती निज़ाम के भी सुकम है, और उसके साथ साथ जाहिर है कि लोग बहुत सारे मामलात में हसास मामला होता है, लोग खौफजदा भी होते हैं। देखते हैं जी हुकूमत इस सिलसिले में क्या एक्शन लेती है। ब्रेक लेते नाज़रीन, वापस आते हैं कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें तो जनाब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने आज बड़ी तनकीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पर, और इसके साथ साथ 6 दिसंबर को पीडीएम का इजलास भी होने जा रहा है, जिसमें कोशिश ये की जाएगी कि जो हिकमत अमली है वो तय की जा सके फाइनली कि आखिर पीडीएम ने करना क्या है हुकूमत के खिलाफ। बस इजलास तो बड़े हो रहे हैं, कुछ जलसे भी बीच में हुए हैं, लेकिन उसके बाद कोई बड़ी मूवमेंट या कोई बड़ा तूफान या धमाका अभी तक हमने नहीं देखा पीडीएम की तरफ से। तो अब की बार क्या उनके पास ऑप्शंस हैं, इस पर भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। शहबाज शरीफ साहब ने आज क्या कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ज़रा देख लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी तनकीद की है जी, और कोशिश उन्होंने की अपने मुनफरिद स्टाइल में आकर मुहावरों का बेपनाह इस्तेमाल हुए कि पीटीआई गवर्नमेंट को तनकीद की जाए। क्या उन्होंने कहा उसका, तो जनाब एक चार्जशीट उन्होंने तैयार की आज पीटीआई के लिए फाइनली। उन्होंने आज हमें दिखाया कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो परफॉर्म कर रही है, बल्कि परफॉर्म नहीं कर रही। इमरान शहबाज शरीफ साहब इन एक्शन है। देखिए, मैं तो आपसे अक्सर ये कहता हूँ, कई दफ़ा इस प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि शहबाज शरीफ अपने आप को प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के तौर पे पेश कर रहे हैं। आज जो उन्होंने हुकूमत को चार्जशीट किया है, तो वो भी अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पे उन्होंने वो सारी बातें की हैं जो हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट के तौर पे वो इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ की कमी ज़रूर महसूस हुई। वो कमी ये महसूस हुई कि उन्होंने चीज़ों की तो निशानदेही की कि क्या क्या खराबियाँ हुकूमत ने क्या खराबियाँ कर दी, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर वो इस बात पे भी रोशनी डाल देते कि वो अगर हुकूमत में आते हैं तो इन चीज़ों का हल कैसे करेंगे, उनके पास क्या प्लान है, वो अगर वो डिस्कस करते या बताते तो शायद मज़ीद बेहतर होता। दूसरी बात ये कि बासियत मजमूई अगर आप देखें, अपोजिशन ग्रैंड अपोजिशन की बात करें या पीडीएम की बात करें, साथ लेकिन ग्रैंड अपोजिशन तो जाते हैं, मेरे जहन में ऐसे ही एक सवाल आ रहा था कि ओवरऑल वैसे शहबाज शरीफ साहब की अपोजिशन लीडर के तौर पर परफॉर्मेंस को आप कैसे जज करते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब बतौर अपोजिशन लीडर जो परफॉर्मेंस उनकी है बड़ी अच्छी है। उसकी बुनियादी वजह है कि हुकूमत ने उन्हें ये मौका फराहम किया है। देखें, उन्होंने 3-4 दफ़ा क्या किया असम्बली में जाके, उन्होंने कभी मिसाक मईशत की बात की, कभी कहा आज जी करते। उनको पे इल्ज़ाम फिर आता कि अगर हुकूमत उनको बुलाती, मौका देती और वो इनकार कर देते तो हम कह सकते थे। अभी तो वो ये कहते ना जी मैंने तो उस मौके पे भी हुकूमत का साथ देने की कोशिश की, मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए इस मौके पे भी गया। मैं एस्टेब्लिशमेंट की भी हर बात मानता हूँ, मेरे उनके साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मैंने तो इस मुल्क के लिए सब कुछ। वैसे हमारे यहाँ अपोजिशन लीडर की तारीफ ये नहीं होती कि वो कितना अच्छा बन रहा है, वो ये होती है वो कितना टफ टाइम दे रहा है। हमारे यहाँ मैं आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक जो तरीकाकार है वो तो यही होना चाहिए कि एक पॉजिटिव अपोजिशन की जाए। मतलब एक सेकंड, टफ टाइम का मतलब अगर आप समझती हैं ना कि सिर्फ दर्दे निकालने हैं और मुल्क का निज़ाम धर्म भरम कर देना है और ये, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो अपोजिशन, मैं ज़ाती तौर पे उसको अच्छी अपोजिशन, मैं वही कह रही हूँ ना कि वो आपकी बात सही है कि तामीरी तनकीद हो, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ एक स्टाइल जो समझा जाता है। हिलाल साहब की तरफ जाऊँगी। लाल साहब, आप शहबाज शरीफ साहब के बारे में आपने भी कल जाते जाते एक बात कही थी बड़ी इंपॉर्टेंट कि जनाब अब जो कमान है इस वक्त वो शहबाज शरीफ साहब के हाथ में है। PMLN ने फिलहाल मरियम नवाज साहिबा को पीछे खींच लिया है और शहबाज शरीफ साहब अब आगे हैं। आगे तो कर दिया है, वो करने क्या जा रहे हैं, कोई प्लान है उनके पास?
कुछ प्लान नहीं है, कुछ नहीं करने जा रहे हैं। इसलिए उनको पता है कि अगर उनको किसी तरीके से हुकूमत मिल भी गई तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे और उतनी गालियां उन पे पड़ेंगे जो इस वक्त इमरान खान पे पड़ रहे हैं। इसलिए वो हुकूमत ऐसा चाहते नहीं है। वो चाहते हैं कि बाकायदा इलेक्शन हो और एक सॉलिड मेजॉरिटी के साथ वो आए। वो नहीं चाहते हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट बनाएं डिफेक्टर्स के साथ। तो इसलिए ये इस किस्म की बातें करते हैं। मगर मेरे ख्याल में इसलिए कि अगर वो चाहते तो मैं समझता हूँ ये इससे बेहतर क्या वक्त हो सकता है भाई। ये तो सब लोग पीछे हट गए हैं। जॉइंट सेशन जो था हमें पता है वो कैसे, किसके मदद से, किन के दुआओं से ये हुए, सक्सेसफुल हुआ था। हमें पता है कि अगर ये टीएलपी का डेमोन्स्ट्रेशन में अगर हमारे इदारे आके टीएलपी को ना कहते हैं पीछे हटो बस करो, वो क्या होने वाला था। और एक मौका था जो चेंज ऑफ गवर्नमेंट आ सकता था, मगर नहीं हुआ। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इधर रायट होने के इम्कान है अगर ये मिनी बजट आया और बिजली के प्राइसेस फिर ऊपर बढ़ गए। और इस वक्त इदारे खुश नहीं हैं। अमेरिका हमारे साथ खुश नहीं है, सऊदी हमारे साथ खुश नहीं है, हमें जलील किया है उन्होंने। तो ये एक मौका है जिधर इट इज फर्स्ट क्लास अपॉर्चुनिटी। अगर आप चाहते थे कि इनको हटाएं, मगर आप नहीं हटाना चाहते। अच्छा, दूसरी बात यह है महंगाई के बारे में। मैं आप बताता हूं, ये बात करता रहता है शहबाज शरीफ महंगाई के बारे में। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि ये एक बड़ा जबरदस्त एक नया स्कीम निकला है गवर्नमेंट का। जो आदमी 50,000 से कम पैसे लेता है फी महीना, वो 35% डिस्काउंट 100 रुपये में से ले सकता है और यूटिलिटी स्टोर्स में जाके चीजें खरीद सकता है। भाई बड़ा अच्छा कंसेशन है ऐसे वक्त पे। और जिधर यूटिलिटी स्टोर नहीं है तो जनरल स्टोर जो भी है वो आपको 35 रुपया से 65 रुपया लेगा 100 रुपया के बजाय, और बाकी पैसे गवर्नमेंट उसको देगी। वो आप करप्शन के बातें ये कर रहा है कि भाई करप्शन बढ़ गया। मैं समझता हूं इनसे बड़ा कोई चोर है ये शरीफ से, बिल्कुल। और देखिए मजे कैसे कर रहे हैं, जिधर बैठे बैठे इनको बेल मिलता है। घर पे बेल मिल जाए, बाथरूम में बेल मिल जाता है, 50 रुपये के लिए मुल्क छोड़ के चले जा सकते हैं, वापस कभी नहीं उनको आने की जरूरत होती है। दार साहब तो एक और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के प्लेन में ईसीएल से निकल के वो भाग गए लंदन। यार कमाल है। ये बातें हैं जो लोग समझते हैं। वो कहते हैं कि ये कैसे ईमानदार हो। अगर इमरान खान ईमानदार नहीं है तो ये इनके हरकतों के साथ ये आदमी ईमानदार हो सकता है। जिस आदमी के साथ 5 घर उसने डिक्लेयर किया था, ये कैंप ऑफिसेस हैं अपने वाइफ्स के, जितने बीबियां थे उनके हर एक घर कैंप ऑफिस डिक्लेयर करके रेनोवेट करने लग गया। यार खुद इसके खिलाफ केसेस देखिए कितने हैं, मैसिव मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है। और ये क्या तो आपने उनके खिलाफ चार्जशीट कर दिया। लोग इतने भी नहीं। और एक और चीज माफ करिए समीना, आपने देखा है कि कितने आग लग जाते थे बिल्डिंग्स को। आपको पता है पीएनएससी को, हाँ पीएनएससी को और बिल्डिंग अथॉरिटी को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सिंध में तो आग हर वीकेंड में लगता था, और लाहौर में भी होता है। आप बताएं 2018 से कितने आग लगे हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स गए हैं। इसलिए कि हमारे अदालतों ने कहा है कि भाई ओरिजिनल लाओ। ओरिजिनल जब जल जाता है तो डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है। अच्छा फॉर गॉड सेक, हमारे लोग इतने ऐसे नहीं है। वो समझ अब तो वैसे ही सारा कुछ वो डिजिटलाइज कर रहे हैं ताकि ये आग लगने शगने का चक्कर ही खत्म हो जाए। लेकिन इलाली साहब, मैं आपकी तरफ आती, इमरान साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। अच्छा, बात ये है कि इलाली साहब ने जो कुछ फरमाया ना, बड़ा अच्छा फरमाया है। मैं इनकी एक बात से तो एग्री भी करता हूँ कि वो जो इन्होंने अभी फरमाया था ना पहले सबसे, कि जनाब ये जो है ना मामलात वो बड़े ख़राब हो चुके हैं। लेकिन बात ये है, मुझे आप ये बताएं कि ये डिजिटाइज इसलिए अब आग नहीं लग रही कि शहबाज शरीफ ही डिजिटाइज कर गए थे। अब आग लग भी जाएगी तो कंप्यूटर में सारा रिकॉर्ड मिल जाता है, इसलिए अब वो आग उस तरह से लग नहीं रही। लेकिन वो रिकॉर्ड सारे बन रहे हैं। और हिलाली साहब आप देखेंगे
कि इस हुकूमत के बाद कैसे कैसे स्कैंडल आते हैं, फिर आपसे हम इंशाल्लाह, अल्लाह आपको भी जिंदगी दे, हमें भी, तो यही सी प्रोग्राम में बात करेंगे कि ये क्या हुआ है। अच्छा, लेकिन सुन ले, मेरी बात सुना। गुजारिश ये है, शहबाज शरीफ साहब जो बातें कर रहे हैं आप उनको छोड़ दें। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अगर मुल्की हालात ठीक ना हुए, मजीद इसी तरह से महंगाई बढ़ती गई, लोगों का जमहूरियत पर से, उस निज़ाम पर से इत्मीनाद खत्म हो जाएगा। हो चुका है मेरे ख्याल से। तो आप गली मोहल्ले में जाके बात करें तो वो कहते हैं हम किसी से भी खुश नहीं। लोगों का मामला ये है कि लोग अब आजिज आ गए हैं, लोगों के मसाइल, लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही। लोगों का मसला ये नहीं है कि जनाब हो क्या रहा है, लोगों का मसला ये है कि रोटी उनकी पूरी कैसे होगी, बच्चों की फीसें कैसे देंगे, लोगों का इलाज कैसे होगा। और जो हिलाली साहब यूटिलिटी स्टोर वाली फरमा रहे थे, अभी हमने उस पर बड़ा तफसीली डिस्कस कर चुके हैं कि वो अगर औसत निकालें तो फी बंदा 5 रुपए बनते हैं। मामला ये है कि ये कह देना और इस तरह की चीज़ें कर देना कुछ और है, जब तक अमलन आप लोगों को कुछ रिलीफ नहीं देंगे ये चीजें ठीक नहीं। लेकिन बात वही, सवाल वही कि ठीक है, अगर हम ये मान भी लेते हैं कि जी गवर्नमेंट जो है ये क्राइसिस को हैंडल करने में नाकाम रही है, बल्कि क्राइसिस को मजीद बढ़ा दिया है इनकी इनकॉम्पिटेंस ने, अगर इसको हम मान भी लेते हैं तो क्या अपोजिशन के पास इसका कोई हल है या नहीं? उसमें खुद इमरान साहब ने बात की कि कम से कम शहबाज शरीफ साहब ने तो इस हवाले से कोई खास इंडिकेशन नहीं दिया। लेकिन दूसरा, इस गवर्नमेंट से निजात के लिए भी इनके पास कोई हल है या नहीं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मौलाना साहब कहते हैं कि जनाब वो अभी भी वो डटे हुए हैं इस मौक़िफ़ पर अपने, कि जनाब वो तो इस गवर्नमेंट को चलने नहीं देंगे, अभी भी जाएंगे इमरान साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब 6 तारीख को जो पीडीएम का इजलास है, इसमें पीडीएम को लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि सियासी तौर पर मैं समझता हूँ कि अब अगर इन्होंने इस दफ़ा भी फैसला ना किया तो इन्हें उससे नुकसान पहुंचेगा। अब पीडीएम को ये फैसला कर लेना चाहिए। और हिलाली साहब ने जो बात की थी, मैं आपसे अर्ज़ करूं, जो हालात जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, अगले इलेक्शन में अगर किसी भी पार्टी को, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बने, पीटीआई की हुकूमत बने या पीपल्स पार्टी की हुकूमत बने, अगर मेजॉरिटी प्रॉपर ना मिली और इसी तरह से इत्तेहादियों के साथ, हाँ जी, इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाना पड़ी तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम को भी अब, अगर वाकई ये बात ठीक है कि पीडीएम इस सूरत हाल में इलेक्शन से पहले हुकूमत नहीं चाहती, मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत उस तरह से पहले नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी के साथ उनका क्लैश भी यही था, लेकिन ये बात भी अपनी जगह है कि इलेक्शन की तैयारियों में वो भरपूर तरीके से मसरूफ। लाल साहब, आप भी इस पे शॉर्ट सा कमेंट दे दें, अभी भी लॉन्ग मार्च का चांस है या नहीं करेंगे? बस ये हमें डराने के लिए बार बार इस तरह की बात कर लेते हैं, आवाम को एंगेज रखने के लिए। नहीं, मेरे ख्याल में ये क्वालिटी ऑफ सपोर्ट, माने जो इनको सपोर्ट इदारों से मिल रहा था पीटीआई को, और जिसने जैसे मैंने पहले कहा था सेनेट सेशन को डिलीवर और टीएलपी के मार्च को डिलीवर किया, वो इस वक्त पीटीआई के पास नहीं है। ये जो कह रहा है फवाद चौधरी के 3 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा है ना, बाहर मत जाओ, कोई मिनिस्टर बाहर ना जाए, इसलिए कि ये क्लियर एविडेंस है कि प्राइम मिनिस्टर खुद उनको इत्तला आई है कि ऐसा नो कॉन्फिडेंस मोशन शायद मूव कर सके। मगर मेरा क्लेम ये है कि ये नहीं करेंगे। माने 3 महीने, पॉलिटिक्स में हर हफ्ता बदलता है, मगर मेरे ख्याल में इस वक्त आज इनका इम्कान नहीं है, इसलिए इसने कोई इंडिकेशन नहीं दिया है शहबाज शरीफ ने कि वो तैयार है अस्यूम। चलिए देखते हैं जी 6 दिसंबर को क्या फैसला करती है ऑपोजिशन इस हवाले से। लेकिन आज हमजा शहबाज ने, हिलाली साहब, हमजा शहबाज ने ये बात की है। अच्छा, हमजा शहबाज ने ये बात की है कि आईनी तरीका अपनाते हुए जो तरीके अदम इत्मीनाद है, इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बड़ी अहम बात है, इस पर भी। हाँ जी, हाँ, ये वैसे वक्तन फवक्तन भी बीच में वो कहते रहे, बात वही है कि इस्तेमाल होगी या नहीं, इस पर कोई फैसला होता है या नहीं। तो देखते हैं जनाब 6 दिसंबर को क्या फैसला होता है। ब्रेक के बाद सियासत की स्मॉग तो अभी नहीं ख़त्म हो रही कि क्या होने वाला है, लेकिन जो फिजा की स्मॉग है उसका क्या बनने वाला है, उस पर बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। स्मॉग के हवाले से जो अदालती कार्रवाई है उसमें ज़्यादा जो जोर और तजावीज़ हैं वो ट्रैफिक के हवाले से आ रही हैं, और यही वजह है कि निजी दफातर को भी और स्कूल्स को भी बंद करने का कहा गया है हफ्ते में 3 दिन, और सैटरडे, संडे और मंडे को अब ये बंद रहे हैं पिछले वीक में और इस वीक में भी होंगे। लेकिन क्या इससे वाकई स्मॉग पे कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं, इस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। हिलाल साहब, पहले आपका कमेंट लूँगी। आपको लगता है
ये कोई इफेक्टिव चीज़ है कि अगर हम ट्रैफिक कम कर दें 3 दिन हफ्ते की तो स्मॉग कम हो सकती है? होना चाहिए मगर हो नहीं रहा है। और दिल्ली में भी जो बंद है स्कूल्स ये वो, उधर भी पहले उन्होंने बंद किया। पता नहीं, सुना ये है कि कोई वो हवा का कुछ चक्कर है, हवा विंड जो है, विंड चलता नहीं है जिस तरीके से चलना चाहिए। मैं इसके बारे में आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मगर 4 चीज़ें तो हमें सब पता है कि ये स्मॉग क्यों होता है। एक है वो स्टबल बर्निंग, वो जो खेत के जो रेमनेंट्स होते हैं फसल काटने के बाद, वो उधर भी हो रहा है दिल्ली में, ईस्ट पंजाब में, और इधर भी हो रहा है। और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे आपने कहा, और फिर वो ईंटों का इन्होंने कोई तरीका निकाला था कि इलेक्ट्रिक कुछ पावर से वो उसको गर्म किया जाए जिधर ये ईंट बनते हैं, मगर सुना है वो इलेक्ट्रिक पावर इतना महंगा है कि हाँ कि वो नहीं हो रहा है। तो मुझे नहीं पता ये क्या। ऑफ कोर्स जब आप शहबाज शरीफ को इस बात पे किसी ने पूछा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो कहने लगा कि वो 1 बिलियन पेड़ जो लगने थे उधर से खूब चोरी हुई है, उधर बड़ी करप्शन हुई है, लिहाजा इसलिए कोई स्मॉग पे भी इम्पैक्ट नहीं आया है। क्या ये पहले दफ़े स्मॉग आया है? दूसरी दफ़े ये जो काट रहा था पेड़ ऑरेंज ट्रेन बनाने के लिए और बागात लेके तबाही कर रहा था और स्टे ऑर्डर के खिलाफ ये काम कर रहा था, ये जब ऑरेंज ट्रेन का बना तो उस वक्त नहीं कट रहे थे। शहबाज शरीफ पे गुस्सा है मुझे लाली साहब। ठीक है लाली साहब, हर चीज में ये कहना चाहता है कि मैं नहीं करता था, और हर चीज जो ये डिनाई करता वो खुद ही करता था। ठीक हो गया। इमरान साहब, ये स्मॉग के मामले में सारा जोर आके स्कूलों पर ही चलता है। वैसे मैंने थोड़ा सा शॉर्ट सा मैं बता दूं चीज़ जो मैं फॉलो कर रही थी, इंडेक्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ा अगर बंद भी रही है ट्रैफिक। तो ये कि जो जिगजैग टेक्नोलॉजी है ना, उससे ये नहीं होता कि ईंटों को गर्म किया जाता है, उससे ये होता है कि आपका जो धुआं वहां से निकलता है उसमें कार्बन को कम किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये बात ठीक है कि बिजली महंगी होने की वजह से वो भी पूरी तरह से उस टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। देखिए, स्मोक को समझने के लिए आपको समझना ये चाहिए आम अल्फाज में, अपने आम का जो व्यूअर है उनके लिए, कि स्मोक है क्या। आप यहाँ पे देखें कि ऑक्सीजन इंसान को चाहिए सांस लेने के लिए। अब ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जब ये स्मोक से आप ये डस्ट, ये धुआं, ये सारी चीज़ें मॉइस्चर के साथ मिलते हैं तो एक तय बन जाती है। अब उसके नीचे वाली ऑक्सीजन नीचे रहेगी, ऊपर वाली ऊपर रहेगी। उससे हो क्या रहा है कि जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आप एक्सहेल करते हैं तो आपके इर्द गिर्द मजीद वो बढ़ती जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की जो तहकीक है उसके मुताबिक अभी 2021 में जो तहकीक हुई है इस हवाले से, फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो वो कहते हैं कि लाहौर में रहने वाले जो लोग हैं वो उनकी औसत उम्र जो है वो 4 साल बढ़ सकती है अगर यहाँ फ़िज़ाई आलूदगी कम कर दी जाए। और अभी जो मौजूदा हालात है इनकी वजह से इनकी हर लाहौरी शहरी की औसत उम्र 9 माह कम हो रही है। अच्छा, अब यही नहीं, अगर मैं लाहौर की ही बात करूं तो लाहौर में इस वक्त माहिरीन के मुताबिक जब वो सांस लेते हैं, अगर आप 24 घंटे लाहौर में इस फिज़ा में सांस लेते हैं तो आपके फेफड़ों पे इतना असर पड़ता है कि जितना 10 से 19 सिगरेट आपके फेफड़ों को बराह रास्त सिगरेट पीने से वो मुतासिर होते हैं। अब मामला ये है कि आपको याद होगा लाली साहब, जब हमने पिछला प्रोग्राम किया था स्मोक के हवाले से, तो जो हमारे पास एक माहिर आए थे उन्होंने एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी थी कि अभी तक ये पता ही नहीं हुकूमत को कि ये कंपोनेंट क्या हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि प्लीज़ एक ऐसा उनको माहिरीन को बुला के एक मीटिंग उनकी बुलाएं और इस पर तहकीक की जाए और ये कम से कम पता तो किया जाए कि आपने जिसका इलाज करना है उसमें है क्या, मसला क्या है, डायग्नोज तो ठीक से हो। डायग्नोज ही नहीं होगा तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे। और दूसरी बात ये कि ये जो आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रही थी, ट्रांसपोर्ट का फैसला इसलिए किया गया है कि पाकिस्तानी इदारों ने जो तहकीक की है उसके मुताबिक 43% जो इस स्मोग में फ़िज़ाई आलूदगी में हिस्सा है वो ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, और उस 20 से 30% इंडस्ट्री का है। अब इसलिए उन्होंने ये किया कि ट्रांसपोर्ट में कमी आएगी। तो वक्त खत्म हो रहा है। हिलाल साहब भी शायद कोई, हिलाल साहब कोई लास्ट मिनट ये अगर आप कोई शॉर्ट कमेंट करना चाह रहे हैं तो।
जी नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम ये किसान जो हैं उनको कहें नहीं करें ये चीज़, और उनको कुछ मोहलत मिले या सब्सिडी मिले, और ये ईंट जो बनाने वाले हैं इनको भी कुछ दें एज कॉम्पनसेशन, तो शायद कम हो। और मैं क्या कह सकता हूँ आपको, हाँ ये है कि पुलिस को कहें कि ये जो रिक्शाज और गाड़ियां निकलते हैं इतना धुआं देते हैं, इनको पकड़ें, अरेस्ट करें, इनको फाइन करें, तो शायद ये तो इस पे तो काफ़ी अदालत के क्लियर वो आ भी चुके हैं अहकामात और किए भी जा रहे हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि देखना ये कि उसका खातिर खा फटता भी है या नहीं। एक खबर जो सुनने में आ रही है वो जनाब बारिशों की कुछ पेशगोई है कि आने वाले चंद दिनों में बारिश हो सकती है, और बारिश जब होगी तो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि स्मॉग जो है वो कम होगी, बैठ जाएंगे जो गंदगी है फ़िज़ा में, और उसके बाद कुछ फ़िज़ा साफ़ हो सकेगी। तो अल्लाह करे कि अगर इससे फ़र्क पड़ता है तो बारिश हो जाए, ताकि ये जो मौसमी बीमारियाँ हैं उससे भी निजात हासिल हो सके। अपना ख्याल रखिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।